क्या हालत में इंपोर्ट बिल हम लोग के लिए परेशानी पैदा करता है? ज्यादा इंपोर्ट बिल अगर बढ़ जाता है ना, इन्फ्लेशन का साथ तो ये कोई रिलेशन ही नहीं है। इंपोर्ट बिल मतलब जो हम लोग खरीदते हैं बाहर से, व्हाट वी परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम एब्रॉड, वट एवर यू से, तो उसमें जो हम लोग रुपया खर्च करते हैं, जो रुपया देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट बिल, इज नॉट इट? अगर यह होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम कब बनता है ये अगर ज्यादा होगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ग्रो कब, नहीं नहीं, ग्रो कब, ग्रो तो नहीं होगा। इंपोर्ट मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? रानी তুমি যাব হ'ব, ঠিক আছে, হৈ যাব, তুমি লাহেকৈ লৈ যাও, कारण सो इंपोर्ट बिल ज्यादा होना परेशानी का बात कब होगा? मेरा क्वेश्चन यहां पर है, मेरा क्वेश्चन यहां पर है, मेरा इकोनॉमिक्स बनने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं तुम लोग को यहां पर आईएएस बनने के लिए बैठे हैं। अभी तुम पॉलिसी मेकर हो, तुम पॉलिसी मेकर, यू आर द पॉलिसी मेकर। अभी तुम्हारा सामने ये चैलेंज आ गया, सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, ये इंपोर्ट बिल कौन सा हालत में हमको परेशान करेगा? इंपोर्ट बिल अगर बढ़ेगा, लेमन कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो, लेमन। हम लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्या होगा when this import bill will do the disturbs of our Indian economy? बस किसी का इकोनॉमी मो मार्कर टानी बोली, मार्कर ब्लैक कलर मार्कर टानी बोली, थोड़ा दिमाग लगाओ, सिलेबस में आएंगे हम, पूरा दम से सिलेबस सिखाएंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट बिल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये दोनों चीज हमको, एक्सपोर्ट बिल किसी कंट्री का बढ़ने से क्या है, अच्छा है ना खराब है? यस, ग्रोथ। कैसे होगा? एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा ना, फॉरेन करेंसी मिलेगा, सिंपल सी बात है। इंपोर्ट अगर ज्यादा करेंगे क्या होगा? डॉलर हमको डिक्लाइन होगा, स्टॉक ऑफ नीचे आएगा, है ना? हाँ, जैसे पाकिस्तान वो पेट्रोलियम लेता है लेकिन ये लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ने से इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होता है, इकोनॉमी खराब नहीं भी हो सकता है। अगर ये इंपोर्ट बिल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द एक्सपोर्ट बिल, if this import bill positively impact the export bill, how? अभी हाल ही में शायद आज में आया, यूएस से become importer of our Indian smartphone। नहीं सुनो मेरे बात, न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो, सब छोड़ के न्यूज़पेपर पढ़ा करो। आज सुबह भी आया न्यूज़पेपर में, सब छोड़ दो, न्यूज़पेपर क्लास आईएएस अगर बनना है तो सीधी सी बात है, यही है मूल मंत्र, दूसरा कुछ नहीं है, ना होले भटकते रहोगे। आज ये किताब काल वो नोट्स, ये सब चक्कर में चला जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो होता है। न्यूज़पेपर को फॉलो करो, समझो। देखो, यूएस बिकम द टॉप इंपोर्टर ऑफ आवर इंडियन स्मार्टफोन, कुछ 2.8 बिलियन डॉलर का ऊपर ये लोग इंपोर्ट किया इंडिया से, हाँ? तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, है ना? अप्रैल मई में, लास्ट 2 महीना में यूएस से इतना इंपोर्ट किया हम लोग से स्मार्टफोन। लेकिन ये इंडिया वाला स्मार्टफोन कैसे बनाते हैं? हाँ, असेंबल। कहां से लाता है पार्ट्स? वेरी गुड, चाइना से। तो चाइना को हम लोग चाइना से इंपोर्ट करके हम इंपोर्ट बिल बढ़ाया, बट आवर इंपोर्ट इज correlated with the export bill also. So we need to understand
जो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल rather than giving any comment in respect of import bill negatively. एग्जाम में मेंस में पूछ सकता है, do you consider Indian import bills always make the ocean of Indian economy? Justify लगा देगा justify, डायमंड जो भी हो. जैसे हम लोग का क्रूड ऑयल लेते हैं, बाहर से क्रूड ऑयल आते हैं हमारे कंट्री में, ज्यादा इंपोर्ट हमारा हाईएस्ट टॉप है क्रूड ऑयल. लेकिन क्रूड ऑयल आने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? पेट्रोल बनाते हैं. पेट्रोल को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं. समझो, बातों को समझो. और ये बातों को समझने के लिए चाहिए न्यूज़पेपर. यूट्यूब नहीं, यूट्यूबर, व्हाट्सएपर, फेसबुक फॉलोअर मत बनो. न्यूज़पेपर खुद पढ़ो, ब्रेन सेल खुलेगा. ब्रेन हम लोग का, ये ब्रेन जो है ना, वो फर्टाइल होने में टाइम लेता है. और तुम्हारा ब्रेन जितना फर्टिलिटी होगा ना, उतना आसानी बनेगा ऑफिसर बनने के लिए. पढ़ाई से ऑफिसर नहीं बनता है. तो देखो, हमारा किसी ना किसी प्रकार से जो इंपोर्ट बिल है, इट्स बेसिकली कोरिलेटेड विथ एक्सपोर्ट बिल. सो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा? तो फिर ये इंपोर्ट बिल हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा तब तक जब तक हमारा इंपोर्ट बिल पॉजिटिवली एक्सपोर्ट बिल को इंपैक्ट कर रहा है. ये होना चाहिए तुम्हारा कंक्लूजन. कोई ऐसा है, मार्क्स 10/5.5 मिलता है, किसी को 10/6.5 मिलता है, किसी को 7.5 मिलता है. क्यों? डिफरेंस यहां पर रहता है. जो व्हाट यू राइट, whether you understand the question or not, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है. बेकर से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम इकोनॉमिक्स बन जाओगे, पॉलिटिशियन बन जाओगे, तुम कुछ भी बन जाओगे. कुछ भी नहीं बन सकता है. Whatever the question asked in our means basically to check our understanding. तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा हमारा? एक ही रास्ता है, न्यूज़पेपर, रेगुलर क्लास फॉलो एंड बेसिक नोट्स बनाना चाहिए. बेस नोट्स, ये बेस नोट्स तुम्हारा बैकबोन होगा तुम्हारा प्रिपरेशन का. ये बेसिक नोट्स में हमको बार बार रिपीटिशन लाना है. एक बार पढ़ने से कुछ काम नहीं होता, बार बार पढ़ना होगा. उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. जब नोट्स लिखते हो, नया कुछ आ गया वो टॉपिक में, तुम्हारा याद है, लिख के रखो साइड में. वैल्यू एडिशन करते रहना. जैसे एनसीईआरटी बुक को भी वैल्यू एडिशन करते रहना, तब जाके शुरू होता है प्रिपरेशन. ऐसे नहीं होता है प्रिपरेशन. तुम बोलोगे जो हम तो ऐसे ऐसे लिखा, मार्क्स नहीं दिया. क्यों देगा मार्क्स? तुम तो क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं समझा. तुमको बोला कुछ, आंसर किया कुछ, है ना. सो स्टाइल कैसा होना चाहिए? इसीलिए 2-3 चीजें हमेशा याद रखना चाहिए. एक है न्यूज़पेपर, इसका कभी भी छोड़ना नहीं जिंदगी में. जिंदगी अगर बनाना है, कोई असम ट्रिब्यून पढ़ते, इट्स ओके. जो आईएएस एस्पायरेंट है, ट्राई टू टेक हिंदू लो. पहले तुमको 2-3 महीना अच्छा नहीं लगेगा. कब अच्छा लगेगा? जब तुम क्लास करोगे, क्लास का सब ट्यूनिंग बनाओगे. ये अभी जो बोल दिया मैं, ये न्यूज शायद आज असम ट्रिब्यून में आया, ये परसों आया था हिंदू में. मैं हिंदू देखता हूं. आज चाय पीते पीते सामने का हेडिंग देखा हूं. तुम न्यूज कैसे समझोगी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने से? 2-3 महीने तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा. इट विल बिकम वेरी एनोडिव, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट नहीं. जब क्लास करोगे, तुम जब बजट समझोगी, यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस समझोगी, इन्फ्लेशन समझोगी, बैंकिंग सेक्टर समझोगी, तब जाके तुम्हारा देखना धीरे धीरे न्यूज़पेपर इंटरेस्ट लग गया. ये जो न्यूज़पेपर है, ये सबको अपने अपने हिसाब से सर्व करता है. पॉलिटिशियन को भी सर्व करता है, बिजनेसमैन भी को भी सर्व करता है, एक एस्पायरेंट को भी सर्व करता है. पढ़ने का तरीका अलग होता है. वो बिजनेसमैन भी पढ़ रहा है, लेकिन बिजनेसमैन क्या देख रहा है, उसका कोटेशन कितना डालेगा, कितना शेयर गिरा है, कितना. पॉलिटिशियन
उसका बारे में कौन खराब खराब बोला है वो देख रहा है। तुम क्या देखोगे? तुम एस्पिरेंट हो, तुम देखना जे तुम्हारा चीज कहां पे है, तुम्हारा कंटेंट कहां पे है, उस पर ध्यान लगाओ। कौन मिनिस्टर किसको गाली दे उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूपीएससी पूछेगा भी नहीं, है ना। सो न्यूज़पेपर इसीलिए हमेशा फॉलो अप। मोदी एक मैम को एक डस्टर या कपड़ा लेके ना, सब पूरा ऐसा होता है, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर ऐसा है, हमारे यहाँ पर ये बार स्टेट सिविल सर्विस में हम लोग 53 बच्चे बैठे हैं, 49 प्रीलिम किया क्या, 7 बच्चे यूपीएससी में बैठे हैं हम लोग, 3 बच्चे प्रीलिम क्लियर कराया, 1 बच्चे मेंस लिखाया, सॉरी 3 बच्चे मेंस कराया। ये जीएस का रिकॉर्ड। ऑप्शनल में बोलूं, हम 7 इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कराया, 7 एस्पायरेंट में, उसमें 3 एस्पायरेंट हमको मिला। एक तो हम सिलीगुड़ी का है, गंगटक का, देखना हमारा वेबसाइट में, वो तीनों मेरा मैं ही प्रिपरेशन कराया था इकोनॉमिक्स में ऑप्शनल में। तो पढ़ाई का कुछ स्टाइल होता है, स्टाइल में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल में निकल जाता है। 1 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा भी हो सकता है तुमको आईएएस नहीं लग सकता है, नीचे तो कुछ लगेगा ना, और तुम लोग के लिए बहुत आसान है, अच्छा बात है। कट ऑफ बहुत नीचे रहता है, एसटी जो है, एसटी प्लेन है। तुम्हें हमें बुझी पुआ थोड़ा थोड़ा, मोदी एक ही जगह का है ना, एक जगह का नहीं, और तुम अरुणाचल का, मणिपुरी। यस, तुम बातें थोड़ा कम करते हो ना, बातें करना ठीक से बातें करना चाहिए, सबका साथ बातें करना चाहिए। जितना बातें करोगे ना वो ब्रेन खुलता है, अच्छा खराब ये सब लेके बातें करना चाहिए। फ्रेंड्स है ना, नहीं हाँ फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन अच्छा फ्रेंड्स लगाओ जो तुम्हारा गोल को अचीव करने में सहायता करे, वैसा फ्रेंड बनाओ। ऐसा फ्रेंड हाँ हाँ तुमको बर्बाद कर देगा, धीरे धीरे ले जाएगा दूसरा ट्रैक पे, ऐसा है बहुत। और क्या होता है, मेंस में जाते जाते बच्चे को बीच में बहुत पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा तो स्टेट सिविल सर्विस में ये होता है, बहुत पॉलिटिक्स होता है, कौन किसको हटाएगा यहाँ से, ये चलता है। चलता है, लेकिन यूपीएससी में भी चलता है, दिल्ली वगैरह में वो इम्पैक्ट हम लोग का थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी का एस्पिरेंट थोड़ा कम रहता है। दिल्ली में बराबर है वो पॉलिटिक्स, तमाम पॉलिटिक्स से कौन किसको ड्राइव आउट कर देगा मार्केट से ना, पता ही नहीं चलेगा, है कहाँ पे। अच्छा अच्छा, अभी सिलेबस देखो, प्रीलिम का सिलेबस, मैं आज सिलेबस लेके थोड़ा बात करूंगा, सबको ध्यान से सुनना है, ये सिलेबस चाहिए, सबको चाहिए, बिना सिलेबस होते रहेगा, हम चैप्टर वाइज जाते रहेंगे, बेस हम समझाते रहेंगे, और किताब एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत लेना, और क्लास नोट्स, उससे ऊपर जीएस पेपर 3 के लिए कुछ नहीं चाहिए मेरा सामने। देखो प्रीलिम का सिलेबस क्या है, इसका ऊपर टेंशन मत लेना, टेंशन हमको लेना है यहां पर मेंस का सिलेबस क्या है, क्योंकि मेंस का जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन का ट्यूनिंग में प्रीलिम का क्वेश्चन निकलता है एक्चुअली। दिस इज द स्टाइल एंड डिजाइन ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आस्क्ड इन आवर एग्जाम। ये प्रीलिम लेके सोचने का चीज नहीं होता, जो प्रीलिम लेके सोचता है ना उसका जिंदगी प्रीलिम नहीं निकालता है, वो मेंस में तो लिख ही नहीं सकेगा वो, ऐसा भी है। उसको सोचना होगा मेंस, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम डेवलप्ड दिस डेज। फिर प्रीलिम का 2 महीना या 3 महीना पहले से स्पेसिफिकली प्रीलिम लेके तुम मेहनत करो, स्पेसिफिकली 3 महीना ले लो, 2 महीना ठीक से मेहनत करो, 1 महीना पहले 1 महीने से टेस्ट सीरीज लगाओ, जितना टेस्ट सीरीज आता है इंस्टीट्यूट में, जितना हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज करते रहो, बस यहाँ पर डेवलप हो ही जाएगा। लेकिन कुछ
सिचुएशन में क्या होता है, एस्पायरेंट प्रीलिम को लेके इतना परेशान होकर रहता है, प्रीलिम लेकिन निकल तो जाता है, लेकिन इसके बाद हार्डली 3 मंथ्स रहता है इसका पास। ये पेपर कहाँ होगा, GS1 ऐसे, GS2 3 फुश फ्यूज। फिल्म से जितने बच्चे निकलता है ना यहाँ पर आके, 50% एस्पायरेंट अटेम्प्ट ही नहीं करता मेंस में, किसका आदत खराब हो गया। ऐसा भी एस्पायरेंट है 8-10 बार तो इसका क्लियर हो गया प्रीलिम। स्टेट का तो कितना बार प्रीलिम, सिर्फ प्रीलिम क्लियर होता है इसका, मेरा पास भी है प्रीलिम क्या है, क्योंकि इसमें फोकस ही नहीं करते। ये चाहिए नहीं हम लोग को, हम लोग को चाहिए क्या, तो मेंस में ये जो सिलेबस होगा हमारा जीएस का, GS3 का जो सिलेबस होता है, इसमें क्या लिखा रहता है पता है, मेंस का सिलेबस। इसमें पहले हेडिंग देखो, इसमें ऐसा रहता है ब्रैकेट में, टेक्नोलॉजी, ध्यान से देखना, ये वर्ड रहता है। फिर क्या रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो कितना अच्छा बात है, सिलेबस समझ के साथ साथ ही इंटरेस्ट लग जाता है। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, फिर आता है एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बहुत डाइवर्सिफाइड पेपर है, बहुत चैलेंजिंग पेपर है। अगर इस पेपर में सक्सेस हो जाता है, आईएएस बन जाता है, कोई नहीं रुक सकता है, उसको कोई शक्ति नहीं है, नोबडी कैन स्टॉप हिम, कोई नहीं रुक सकेगा। वो आईएएस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तुम लोग बोलोगे सर सिलेबस ऐसा क्यों बनाया, देखो हम दिखाता है सिलेबस क्यों होता है ऐसा। बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंट्री का इकोनॉमी, हम लोग क्या करना चाहता हूं, इकोनॉमी को हम लोग का टारगेट होता है हाउ टू ब्रिंग द हायर ग्रोथ रेट इन आवर इकोनॉमी। ग्रोथ रेट कितना ज्यादा कर सकते हैं। अभी जैसे इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, जीडीपी को कैसे एक्सेलरेट किया जाए। जीडीपी इज व्हाट, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बाय इट्स नॉर्मल रेसिडेंट्स। दे देंगे हम, सब देंगे, सब एवरीथिंग, सबका डेफिनेशन, सबका नोट्स एक एक करके हम लोग देंगे, यहाँ पर लिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आज सिर्फ सुनो, इकोनॉमिक्स ग्रोथ चाहिए, हम लोग का टारगेट यही होता है, जो जीडीपी बढ़ना चाहिए है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आने से हम लोग को क्या चाहिए एक्चुअली, कौन सा चीज हम लोग का हेल्प करता है, सबसे बड़ा चीज वो होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बिना हम लोग आगे नहीं पहुंच सकते हैं ना। टेक्नोलॉजी देखो, टेक्नोलॉजी का रिलेट हो गया इकोनॉमी के साथ। इसीलिए टेक्नोलॉजी चाहिए हमको। दिस इज हाउ न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। पर्पस सिंपल, टू ब्रिंग हायर ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाल ही में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंस है, हम बताएंगे, बट टारगेट एक ही है, जब हम लोग का ग्रोथ अच्छा आना चाहिए, साथ साथ हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, हर एक आदमी का इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हर एक आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई लेवल में चले।
अभी बात हुआ, ये अगर जब कोई कंट्री नया नया टेक्नोलॉजी यूज करेगा ना, वो कम ज्यादातर तो वो क्या करेगा, एनवायरमेंट को टेम्परमेंट करेगा ही करेगा। एनवायरमेंट टेम्परमेंट तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मच गुड्स एंड सर्विसेज। सो जब इतना चीज हम लोग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है, एनवायरमेंट अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहा है, टेम्परमेंट कर रहा हूं बाय अप्लाइंग द न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। तो रिलेट हो गया। पहले समझो सिलेबस में क्यों आया बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट क्यों आया इकोनॉमी का साथ। हमको तो इकोनॉमी पढ़ना है, तो ब्रेन खुलेगा। अभी एनवायरमेंट टेम्परमेंट हुआ तो बायोडायवर्सिटी डिग्रेड हो जाता है, आदमी बचेगा कैसा। अगर अच्छा एनवायरमेंट नहीं रहेगा तो आदमी हाउ टू सेव द मैनकाइंड। तो क्या आया, सिक्योरिटी आया, बॉर्डर सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का बाद है, सिक्योरिटी इसीलिए आया क्योंकि एनवायरमेंट का साथ जब हम लोग टेम्परिंग करेंगे ना, नया नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सोसाइटी का। मिटिगेट द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, हम लोग को क्या चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, या आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट, इसे नहीं आया। सो इसका मेन कारण है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स ग्रोथ चाहिए, इसलिए इतना सारे प्रॉब्लम सीक्वेंसली आ गया। इसलिए हम लोग को क्या है, पढ़ना चाहिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिजास्टर, ये पेपर में। दिस पेपर इज वेरी डाइवर्सिफाइड नेचर्स। व्हेन यू विल गेट maximum success in this paper, you will get maximum chances to clear the exam. बाकी हिस्ट्री पॉलिटी सब लिखता है, लेकिन इसमें कोई फिश, हिस्ट्री सब लिखता है, तुम बना के लिखने से भी तुमको मार्क्स देगा, लेकिन यहाँ पर बनाने का भी जगह नहीं है। देखना, फैक्ट लिखना पड़ेगा। तुम बोलेगा जब मैं हिस्ट्री का तरफ थोड़ा बना के दूंगा, एग्जामिनर भूल से मार्क्स दे देगा और मैं IAS कभी मत लेना, फिर वो अंडर एस्टिमेट करेगा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा हुआ, उसमें भी बर्बाद करके रखेगा। ये एस्पारेंट कुछ चेटर जैसा है, जो होता है वो भी लिखता है, जो नहीं होता है वो भी लिखता है ना। सो अभी सिलेबस में आता है, तो ये सिलेबस में ये हेडिंग है, देखना हार्ड कॉपी निकालने से हम लोग का हेडिंग निकलेगा ये चीज। अभी 1 से 10 यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट तक कवर करता है इंडियन इकोनॉमी। 1, 2, 3। अभी 1 में क्या है, एक एक करके देखेंगे हम लोग, एक एक करके हम बारी बारी से हम लोग समझेंगे। 1 से 10 तक जो कवर लेता है यूनिट, 1 से 10 तक यूनिट जो लेता है, वो सब इंडियन इकोनॉमी में कवरेज होता है ना। अभी क्या है, पहले यूनिट में वेरी इंटरेस्टिंग क्या आता है पता है, कुछ नहीं आता है, एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है इंडियन इकोनॉमी कमा, फिर रहता है एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, लिखते जाना, प्लानिंग, mobilization of resources, mobilizations of
resources, growth, development, and employment. ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट. देखो कितना सारे चीज निकाला है. मोबिलाइजेशन, MOBILI, मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेस. देखो इतना समझो पहले यूनिट 1 को. ये जीएस पेपर 1-2 नहीं है, समझने में बहुत टाइम लग जाता है. ये 1-2 का जीएस 1-2 का सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस है जीएस 3. डोंट मेक एनी जोक्स विद दिस पेपर, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. किसी का लायक नहीं रहोगे, स्टेट सिविल सर्विस का भी लायक नहीं बनता है. बहुत बच्चे लिखने नहीं आता. मेरा लास्ट में मेंस का जितना बच्चे था, जो जीएस 3 में सीरियस हुआ वो खुश है कि जीएस 3 लिखने ही नहीं सकता है ना बच्चे. पढ़ने से तो एनवायरमेंट नहीं पढ़ता है, इकोलॉजी नहीं पढ़ता है, इकोनॉमी नहीं समझता है. अभी यह बोला है क्या, इंडियन इकोनॉमी, और तो कुछ नहीं है. हम क्या समझेंगे? व्हाट वी अंडरस्टैंड? हम समझे तो क्या समझे? यू हैव ओनली रिटन इंडियन इकोनॉमी. सो सिंपली रिटन इंडियन इकोनॉमी, then Indian economy is not a small thing. It is a very vast thing. Then how, what topic we need to understand, what chapters we need to study here. Indian economy basically consists of what? Banking finance, inflation, growth development, industry, Indian industry. तो इससे एक्चुअली क्या है, प्रीलिम के लिए क्या निकल रहा है? इंडियन इकोनॉमी यहां पर देखो, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे. कुछ नहीं है तो इंडियन इकोनॉमी है, हम समझ लेते हैं. बैंकिंग हमको अच्छे से पढ़ना है. इंडियन इन्फ्लेशन पढ़ना है. मार्कर कोड आना नहीं, मार्कर आना. इंडियन इंडस्ट्री देखो, प्रीलिम का सिलेबस डेवलप्ड हो रहा है. इंडियन इंडस्ट्री हम यहां से पढ़ाएंगे सब. इंडियन इंडस्ट्री, ऐसे ना. अच्छा, अभी ये इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, इंडियन इंडस्ट्री, लेकिन ये इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग, इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग, बहुत डेंजरस बात बोला. व्हाट इज प्लानिंग? एनी आइडिया अबाउट प्लानिंग? एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया? Before independent, after independent, planning commission was constituted. For what purpose? Simple. Growth, employment, modernization. This is the main purpose of our 5-year planning. अभी 5 year हाल ही के अभी 5 year planning है नहीं. These planning commissions had been replaced by Niti Aayog. Niti Aayog works just as a think tanker for the central government as well as state government. ये strategy policy बनाता है, but government is not bound to obey the instruction of Niti Aayog. And fundamental difference of Niti Aayog from planning was empowered. धीरे धीरे समझो. Planning was empowered to allocate fund. Whereas nowadays what the Niti Aayog was constituted, it was not empowered to allocate. Niti Aayog worked just as a think tanker for the central government as well as state government. पढ़ेंगे तो प्लानिंग तो जरूरी हो गया. तो प्लानिंग अगर पढ़ेंगे तो इसके बाद तो हम लोग को नीति आयोग पढ़ना ही है.
नीति आयोग को तो हमको चाहिए चाहिए, क्योंकि हम प्लानिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, हमको तो नीति आयोग समझना है। सो तो फिर यहाँ पर प्रीलिम के लिए मेरा क्या जरूरत होगा? 5 ईयर प्लानिंग एंड नीति आयोग, 5 ईयर प्लानिंग एंड नीति आयोग। देखो प्रीलिम का सिलेबस निकल रहा है, 5 ईयर प्लानिंग एंड नीति आयोग, है ना। फिर क्या आया? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। व्हाट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स? रिसोर्स मीन्स की, ट्राई टू अंडरस्टैंड, resource is limited, our want is unlimited, so then what to do? We need to use our resources in such a way that maximum utilization can be generated from our limited resources. So इसका एक प्रॉब्लम बन गया कि नहीं? अभी देखो क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सो हम लोग रिसोर्स कैसे मोबिलाइज करेंगे? दैट मीन्स our task, our main goal is how to allocate our resources in order to get maximum utilization, satisfaction, because resources limited, want are unlimited. So इसीलिए इसमें प्रॉब्लम आया, इसको हमको सॉल्व करना है, समझना है इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी का कंटेक्स्ट में, है ना। फिर यहां पर देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये चैप्टर हम लोग को चाहिए प्रीलिम के लिए। ग्रोथ नंबर 5, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छी तरफ देखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा ये दोनों चीज है क्या? वेदर बोथ आर अलाइक और डिफरेंट? हाँ, किसी का आइडिया? एनी आइडिया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तुम्ही को बा? यस, क्या चीज होता है? जब ज्यादातर वर्ल्ड में कंट्रीज कॉलोनाइज था, कॉलोनाइज के बाद आफ्टर इमीडिएट इंडिपेंडेंस जितना डेवलपिंग कंट्री है ना, वो हालत खराब हो गया था। 1950 तक, ध्यान से सुनना, 1950 तक जितना पॉलिसी मेकर था ना, पॉलिसी मेकर ये जो ग्रोथ और ये डेवलपमेंट को कभी अलग नहीं कर पाया। ये लोग समझते थे ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज है। 1950 तक ऐसा क्यों हुआ? When we talk about growth, we simply understand it is the measure of economic parameter, जैसे प्रोडक्शन, इनकम, yes, per capita income. When we talk about the development, we simply understand not only economic parameter but also socio-economic parameter. Yes, development. My sanitation, my drinking water, my health, my education level, everything included. Is not it? So, still 1950, policy makers were not able to differentiate development from growth. ये लोग सोच रहा था अगर ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगा, यही सोचा था। लेकिन 1950 के बाद देखा गया जितना गल्फ कंट्रीज है, एक गल्फ कंट्रीज सब ग्रोथ तो ये लोग बहुत है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। डिस्पाइट हैविंग हायर ग्रोथ लेवल इन सच गल्फ कंट्रीज, दे हैव नो डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। कोई डेवलपमेंट था नहीं। तो पुलिस में अगर सोचना शुरू करे क्या बात है, इससे क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों? इतना ग्रोथ रहने का बावजूद तो इसका वजह, व्हाट द रीजंस बिहाइंड दिस फैक्ट, सोचना शुरू कर दिया। 1960 आते आते जितना पॉलिसी मेकर से, इकोनॉमिक्स से, ये लोग क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट को
कुछ डाइवर्जेंस में लाया। डाइवर्जेंस मतलब जब किसी कंट्री का ग्रोथ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है, ग्रोथ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। किसी कंट्री का ग्रोथ है, डेवलपमेंट भी है, डेवलपमेंट भी है, ग्रोथ भी है, डेवलप, किसी का ग्रोथ है डेवलपमेंट है नहीं। डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्जेंस गॉड बाय आवर इकोनॉमिक्स। किसी कंट्री का ग्रोथ नहीं है लेकिन डेवलपमेंट है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक चीज में आ गया, ये देखो कोई भी कंट्री में अगर ग्रोथ बिल्डअप होगा तो डेफिनेटली इसको डेवलपमेंट भी आएगा। कोई कंट्री अगर डेवलपमेंट है तो ग्रोथ भी होगा। इकोनॉमिक्स ये सोचा से सिंपली इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ टू हाउस होल्ड ए बी, दो फैमिली ले आओ हम लोग, फैमिली ए फैमिली बी, इनका मंथली इनकम है 1.5 लाख, इनका भी मंथली इनकम है 1.5 लाख, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द बोथ फैमिली आर सपोज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। व्हाई? इनकम तो एक ही कर रहा है ना? तो लेकिन ये जो ए फैमिली है, ए फैमिली का मेंबर्स का हेल्थ भी अच्छा है, लंजेविटी भी अच्छा है, एजुकेशन लेवल भी अच्छा है, ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा खाते हैं पीते हैं, सब कुछ ठीक। लेकिन ये बी वाला को इतना रुपया कमाने के बावजूद इसका हेल्थ लंजेविटी अच्छा नहीं है, एजुकेशन लेवल लो है। व्हाई? इकोनॉमिक्स लिगेसी स्टडी किया। क्या लिगेसी? ये देखो ये लोग का पहले से ही डेवलपमेंट था ही, अच्छा घर था, अच्छा गाड़ी था, एजुकेशन था, सोसाइटी में सिविलाइज था, लेकिन हाल ही में अभी ये बी का पहले से नहीं था, अभी 1.5 लाख अर्न कर रहा है एट द सेम लेवल ऑफ ए, बट नाउ ही इज स्पेंडिंग हिज मैक्सिमम amount of money, earning amount of money on health, on education, for building house, for purchasing car, etc. अभी बन रहा है ये जूझ रहा है, फाइट कर रहा है, लेकिन इसको फाइट करना नहीं है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, या लेगेसी डेवलप्ड लेगेसी है। हाँ, प्रॉपर्टी है। सो कंट्री के लिए भी ऐसे ही होता है। देखा है जो गल्फ कंट्री में इतना ग्रोथ, डिस्पाइट हैविंग हाई ग्रोथ रेट ऑफ गल्फ कंट्रीज, दे डिड नॉट रियलाइज हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट्स द मैटर? ये अलग ग्रोथ हुआ किसी कंट्री का, वो ग्रोथ का कन्वर्ट करना है डेवलपमेंट में, तो पॉलिसी हिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाना पड़ेगा। पॉवर्टी इरेडिकेशन स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एडिंग द वुमेन्स इन लेबर वर्कफोर्स, एडुकेटिंग द फीमेल। क्यों? क्या? व्हाई? व्हाट इज द गवर्नमेंट का क्या लगा है? क्यों करेगा तुमको? यस, देखो सोचो, डिमांड सोचो। अभी ये जो ग्रोथ है, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट का साइकिलिंग फॉर्मेशन चल ही रहा था वर्ल्ड में, सबका यही हिसाब था, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए। 19 को ग्रेट डिप्रेशन आया, यूएसए में एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ, रिसेशन नहीं, रिसेशन तो 2008 में हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया। ये ग्रेट डिप्रेशन में इसका जो साइक्लिक रिलेशन है ये टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, ये कोई साइक्लिक रिलेशन रहा नहीं। ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, किसी का डेवलपमेंट है लेकिन ग्रोथ नहीं है, साइक्लिक जो रिलेशन है वो टूट गया। फिर डेवलप्ड
स्टार्ट हुआ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसको रिबिल्ड करने के लिए एक ब्रांच डेवलप which is called welfare economics. That means welfare government. Indian government is a welfare government. Policy बनाता है for uplifting the unprivileged section of the society. क्यों बनाता है? इसीलिए बनाता है. So welfare economics आया. देखो चेंज देखो, फिर का कंसेप्ट आदमी का ब्रेन में आया, जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लाना पड़ेगा, तब जाके डेवलपमेंट होगा. ग्रोथ होने से भी डेवलपमेंट नहीं आ सकता है जब तक पॉलिसी मेकर अच्छे तरह पॉलिसी नहीं बनाएगा. पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा, जो तुम लोग आगे चल के ये भी काम करोगे, तब तो वेलफेयर आएगा, नहीं तो वेलफेयर नहीं आएगा. दिस इज हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर गवर्नमेंट. नहीं तो इंडिया गवर्नमेंट क्या है? तुमको क्यों पढ़ाएगा? तुमको हेल्थ क्यों देगा? तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों देगा? क्या किया है? जैसे ब्रिटिश था, ब्रिटिश क्या था? लेजिस्फेयर इकोनॉमिक्स था. ब्रिटिश का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हेन इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज प्रिवेलिंग इन इंडिया, व्हाट द डिजाइन ऑफ आवर इकोनॉमिक्स? क्या डिजाइन था इकोनॉमिक्स का? लेजिस्फेयर. दैट मीन्स गवर्नमेंट नेवर इंटरफियर इन योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसलिए नहीं लाते थे. इतना फेमाइन हुआ, इतना स्टार्वेशन हुआ, इतना फूड क्राइसिस हुआ, फिर भी गवर्नमेंट कुछ इंटरफियर नहीं किया. बिकॉज द डिजाइन ऑफ द इकोनॉमिक्स एट दैट टाइम इज कॉल्ड लेजिस्फेयर इकोनॉमिक्स. समझो कोर्स को समझो. लेजिस्फेयर, वो लेजिस्फेयर मॉडल था. जो भी होगा देखा जाएगा. तो इसीलिए हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग तरफ से पढ़ना होगा. अभी ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ बेसिकली इज नथिंग, इट इज द इकोनॉमिक पैरामीटर, द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर. जैसे प्रोडक्शन हो गया, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम. देन डेवलपमेंट क्या है? वो चीज अलग है. हाउ टू मेजर द डेवलपमेंट? जैसे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. पॉवर्टी के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी ने बनाते हैं. हम लोग इसको सीखना होगा. जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, हाउ पीपुल आर हैप्पी. वेरी इंटरेस्टिंग. एक बात बताओ, एक बार यूएनडीपी एचडीआई बनाया. वो एचडीआई में यूएसए को टॉपर में रखा. यूएसए को फर्स्ट टाइम 1919, तब पायलट प्रैक्टिस चल रहा था. यूएनडीपी को चैलेंज करेंगे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एचडीआई प्रिपेयर किया. किसको टॉपर बनाया पता है? बांग्लादेश को. भड़क गया यूएनडीपी. बांग्लादेश टॉपर वर्ल्ड में. तो क्या बेसिस पे बनाया? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने बोला है, जे देखो दुकान में जाके किसके कहां पर ताला ज्यादा बिकता है. ताला आदमी सुकून से सोता है कि नहीं? एचडीआई से क्या होगा? आदमी सुकून से नहीं सो सकता है, चोरी होगा. लड़के बाहर गया तो कब आएगा घर में? सोचते रहते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ है. लड़का अगर बाहर में रहेगा कोई टेंशन नहीं है. लड़की अगर बाहर में 7 बजे के बाद रहेगा फिर टेंशन हो जाता है पेरेंट्स को. क्यों होता है? वाई? तो कहाँ है तुम्हारा डेवलपमेंट? है कहाँ? देखो क्या पैरामीटर फिटिंग किया. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो तो छोड़ो तुम्हारे वो सब पैरामीटर वगैरह. पहले दुकान में जाओ और चेक करो ताला कितना बिकता है. जहां पर ताला बहुत बिकता है मतलब इसका सुकून नहीं है, डर है. सफा करके ले जाएगा सब कुछ. हाँ, जो भी हो. सो ये जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग जुखेंगे एचडीआई, हैप्पीनेस इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ये सब पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे.
फिर एम्प्लॉयमेंट, ये देखो एम्प्लॉयमेंट, अभी एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए चाहिए। अभी देखो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या, स्टेट गवर्नमेंट बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ना। सोचो डिमांड, सोचो सिलेबस एक सेशन में खत्म नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं तो दिल्ली में 8 से 10 सेशन लगाता हूँ सिलेबस में, छोड़ता नहीं बच्चे। जैसा सिलेबस सिलेबस इसे कहते हैं ये लोग, इतना अवेयरनेस है ये लोग। जैसा सिलेबस क्लियर होगा तो मेरा कोर्स भी हो जाएगा। वो लोग कोर्स के लिए टेंशन नहीं करता है। हम लोग का बच्चे उल्टे है, कोर्स को लेकर टेंशन में लग जाता है। कोर्स क्या? अरे भाई सिलेबस, यही तो कोर्स है, यही तो पढ़ रहा हूं ना। इसलिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी मार खा जाता है। कहाँ डेवलपमेंट है, कहाँ ग्रोथ है, कौन पैरामीटर ग्रोथ का है, कौन पैरामीटर डेवलपमेंट का है, ये समझ में नहीं आता है। चूज करने देने से में उसमें भी कंफ्यूजन लगा जाता है। ये एचडीआई को हम ग्रोथ में डालें ना डेवलपमेंट में डालें, हैप्पीनेस इंडेक्स का कहाँ डाले, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का कहाँ पे डालें, पीली में अगर पूछा जाए कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये सब टेक्निकली सोचो ये क्या चीज है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। सो व्हाट इज द मोटो ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज द मोटो ऑफ द वेलफेयर गवर्नमेंट? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, है ना सब है। तो ये कहां तक हम लोग जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयमेंट जितना जनरेट करेगा ना, कंट्री में इन्फ्लेशन का प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। हायर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हायर विल बी द प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। कहां जाए तो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर किधर जाए? अभी इन्फ्लेशन को झेले ना, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को झेले, प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। पहले अगर ये हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हाँ? तो ये क्यों होता है? व्हाई? When the income of the masses increase, their aggregate demand for goods and services also increases, is not it? And demand might be exceeds over the supply of goods and services, है ना? तुम बाजार में जाकर बार्गेनिंग नहीं करोगे ना, कितना दाम, इतना पकड़ से फटाक का नोट्स ले लोगे। हाँ, तो प्रॉब्लम किसका होगा? जिसका नहीं है वो देखते रहेगा, साला ये आदमी आया खरीद के ले गया, वो सोचते हैं साला इतना अच्छा चीज ले गया हमको। इन्फ्लेशन का प्रेशर आया कि नहीं? तो ये सोचना है पॉलिसी मेकर को। तो फिर सोचने का चीज ये होता है, ये इकोनॉमी कितना झेल सकता है, सस्टेन कर सकता है इन्फ्लेशन को। दैट मीन्स पॉलिसी मेकर नीड टू जस्टिफाई टू व्हाट एक्सटेंट द इकोनॉमी कैन सस्टेन द इन्फ्लेशन। कहां तक इन्फ्लेशन को सस्टेन कर सकता है, वहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सही होगा। दिस इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाँ हाँ क्या होगा? टैक्स तो सब नहीं देगा, इनडायरेक्ट टैक्स देगा ना, तू डायरेक्ट टैक्स तो नहीं देगा ना। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या? सुनो, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम हुआ जे टू व्हाट एक्सटेंट, कहां तक द इकोनॉमी कैन सस्टेन द इन्फ्लेशन रेट विल बी द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द पॉलिसी मेकर बियॉन्ड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो बोल सकते हो सबको तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, पहले देखना है ये इकोनॉमी कहां तक झेल सकता है। इसीलिए टारगेट इन्फ्लेशन रेट बनाया। किसने बनाया? आरबीआई बनाया ना। कितना था? 2 कितना परसेंट टारगेट रखा था? 6% तक। अरे याद करो, है ना? सो व्हाई देन टारगेट इन्फ्लेशन रेट
was set up by the policy maker RBI. मतलब इतना तक झेल सकता है इकोनॉमी, 6% का ऊपर जाएगा तो झेल नहीं सकता, आदमी परेशान होगा, पब्लिक परेशान होगा। ब्रेन को बना पहले, है पॉलिसी मेकर का जैसे ब्रेन बना, फिर हम कोर्स में जाएंगे। कोर्स में तो हवा हवा धुआं धुआं देखेगा सबको। कोर्स में अंदर हम लोग को पहले फाउंडेशन बनाओ, ठीक से स्ट्रांग फाउंडेशन होना चाहिए। तो इसीलिए तो रिजर्व बैंक क्या बोला है कि टारगेटेड इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। देखो इसका साथ क्या क्या लिंक बनता है। ये जो इन्फ्लेशन है ये सही नहीं है ना इकोनॉमी के लिए। हायर इन्फ्लेशन सही नहीं है। जैसे वेनेजुएला है ना, ये लोग का इन्फ्लेशन होते होते ये लोग का करेंसी का वैल्यू नहीं रहा, छोटा छोटा डेनोमिनेशन से बच्चे खेलते हैं। हाँ, इकोनॉमी खराब हो गया। पता है डू यू नो द केस ऑफ वेनेजुएला? क्या था, क्या हुआ था? बेसिकली हुआ था ये से क्यों हुआ था सिचुएशन? चीजें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ फ्री दिया था वो लोग। गवर्नमेंट क्या है जो हम लोग का यहाँ पर इतना वेलफेयर स्कीम लाया, बहुत वेलफेयर स्कीम लाया, कोई पॉवर्टी रखेगा नहीं कंट्री में। हाँ, तो इसके लिए क्या किया, बजट डिफिसिट बना। बजट डिफिसिट, गवर्नमेंट ऑफ द बजट, जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो एक्सिट हुआ रिसिप्ट से। तो ये जो गैपिंग है, गैप को मीट किया कैसा, हाउ टू कॉम्बैट दिस गैप? बाय बोरोइंग प्रोसेस। वो लोग मॉनेटरी अथॉरिटी से रुपया उठाया, मॉनेटरी अथॉरिटी नया करेंसी प्रिंटिंग करके दे रहा था गवर्नमेंट को। हाँ, तो ये जो न्यू करेंसी आ रहा है सिस्टम में, इसका अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विस भी तो रहना पड़ेगा। व्हाट इज मनी? मनी इज नथिंग, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विस अगर रहेगा नहीं हिसाब में, तो वह एडिशनल करेंसी क्या करेगा, कंट्री में सिंपली इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा ना। बहुत रुपया कम चीजों के पीछे दौड़ते रहेगा, सिंपल सी बात है। सो दैट मीन्स देखो बजट का साथ भी इन्फ्लेशन का रिलेट होता है। दैट मीन्स again and again an high amount of budget deficits directly increase the inflation rate of the country. समझ गया क्यों हुआ? देखो मैं एम्प्लॉयमेंट में था, अभी देखो कैसे लिंक, ये जो इन्फ्लेशन है इसका बढ़ने का वजह सिर्फ क्या क्या हो सकता है? एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो सकता है। अभी तुमको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन बना सकता है? सपोज व्हाट आर द मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियन इन्फ्लेशन, डिस्कस। तो इस बारे के क्या ड्राइवर है इन्फ्लेशन, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। अबे हम लोग डायरेक्ट ये बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के वजह से इन्फ्लेशन हुआ, ये तो गलत होगा भाई, एम्प्लॉयमेंट भी तो नहीं हुआ। तो इन्फ्लेशन हुआ तो हुआ क्यों हुआ? क्योंकि ये टारगेट इन्फ्लेशन रेट से एक्सिट हुआ है। लास्ट बार भी पूछा है ये क्वेश्चंस। व्हाई इन्फ्लेशन रेट गोज बियॉन्ड द टारगेट इन्फ्लेशन रेट? What are the major drivers? पहले चीज इंडिया का नेचर देखो, ये इंडिया गवर्नमेंट बजट डिफिसिट करता है, लेकिन बजट डिफिसिट करता है ये आदत बन गया था। फिर गवर्नमेंट बनाया FRBM, which is the fiscal responsibility and budget management, बनाया कि नहीं? कौन से ईयर में बनाया ये? कुने को बा? हाँ, वेरी गुड फाइन, 2003 में। फिर इसका बहुत बार अमेंडमेंट भी हुआ। सो इसका पर्पस क्या था? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रेवेन्यू डिफिसिट कंप्लीटली।
एंड टू डिक्रीज द फिजिकल डिफिसिट, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे। टारगेट तो ये था। दैट मीन्स गवर्नमेंट डिसिप्लिन बनना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, otherwise budget will become deficit, and in order to combat this deficit, in order to meet this deficit, government will borrow fund from various financial institutions, RBI or from others, बोरो करने दो। अगर बड़े करेगा तो ये एडिशनली फंड सिस्टम में घुसेगा कि नहीं? दिस करेंसी इज द ब्लड फॉर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। जैसे आदमी का ब्लड है ना, सर्कुलेट हो रहा है ना, तो इकोनॉमी तो करेंसी सर्कुलेट हो रहा है। सो तुम एडिशनली करेंसी इंजेक्ट कर रहे हो बाय प्रैक्टिसिंग द डिफिसिट बजट। दिस एक्सेस करेंसी विल enhance the purchasing capacity of masses. They will demand more goods and services in the economy. But unfortunately, there is no more goods and services. Again, this more creating currency. Directly fuel for the inflation. This is how these budget preparations related with our inflation rate of the country. 12 word macro economy and Indian economy. Just पढ़ो out समझो, समझने का, ये एग्जाम समझने का चीज होता है, पढ़ने का चीज नहीं होता है। मैं बार बार बोलूंगा ये बात, समझने का होता है एग्जाम, पढ़ने का एग्जाम नहीं है। पढ़ाई करने वाला आदमी बहुत है यहाँ पर। समझो बात, जितना आसानी से समझोगे ना, जितने इजी भाषण में समझोगे, उतना ही तुम किंग बनते जाओगे, उतना ही तुम किंग बनते जाओगे। तुमको कुछ किसी का जरूरत नहीं, सिर्फ समझने का काम होता है यार, ये एकदम समझने का काम। मैं गारंटी देके बोलता हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एस्पायरेंट का जितना फोर्स रहता है ना, सेकंड अटेम्प्ट में कम हो जाता है। मेरा एक एस्पायरेंट था वरुण पुरकायस्थ, इकोनॉमिक्स का था। आई थिंक यू हैव हर्ड द नेम ऑफ वरुण पुरकायस्थ, आईपीएस ऑफिसर। कामाख्यानो का भास्कर पुरकायस्थ लॉया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया आईपीएस। यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि उसका फोकस वैसे ही था। जहां पूछना है समझ जाता है, एक्चुअली डिमांड पढ़ना पड़ेगा। क्या समझ, ये समझने का एग्जाम है, ये पढ़ने का एग्जाम नहीं है। पढ़ना तो चाहिए, वो जो पढ़ेगा तो पढ़ेगा ही, सभी पढ़ेगा। कंसिस्टेंटली पढ़ना है, 3 आवर्स 4 आवर्स पढ़ो, 8 आवर्स तक पढ़ो, धीरे धीरे बढ़ाओ पढ़ाई। सब बजट का साथ इन्फ्लेशन रिलेट है, इसीलिए बजट को ये एफआरबीएम एक्ट बनाया, जिससे इसमें चेक एंड कंट्रोल दे सकेगा। नहीं तो इन्फ्लेशन होते रहेगा, और जितने इन्फ्लेशन प्रेशर होगा कंट्री के लिए उतना ही खराब है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, बोर्ड तो नहीं लग रहा है, सेशन बोर्ड तो नहीं लग रहा है। देखो, इकोनॉमी सेशन ऐसे ही होता है, ये समझने का तरीका होता है। जितना तुम समझोगे ब्रेन उतना मैच्योर्ड होगा, उतना ही सक्सेसफुल बनेगा, उतना ही सक्सेसफुल बनते हैं हम। सो देखो, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, देखो एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग कितना कुछ पढ़ना चाहिए। ये जो बजट होता है, इसीलिए हम लोग का प्रीलिम में और एक चैप्टर आ जाता है, बजट पब्लिक फाइनेंस। लिख लो, मैं फिर सीरियल मांगूंगा क्या क्या चैप्टर पढ़ाऊं। ये कितना नंबर में आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रैकेट में बजट डालो, फाइन 6। अच्छा देखो, पब्लिक फाइनेंस में आ रहा हूं, मेंस में अभी आ रहा हूं, प्रीलिम में भी जा रहा हूं। देखो, पब्लिक फाइनेंस अगर हम लोग कहे, जे पब्लिक फाइनेंस, हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, सिंपल सी। प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल,
पब्लिक मतलब मीन्स गवर्नमेंट। तो पब्लिक फाइनेंस का बात जब आता है ना, एक चीज याद रखना, सिर्फ ये एक्सपेंडिचर साइड भी नहीं आता, रिसीव साइड भी है। तो रिसीव साइड क्या है गवर्नमेंट का? टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन, टैक्सेशन स्टाइल, क्या रिजिम चल रहा है, क्या क्या टैक्स चल रहा है, ये सब भी जानकारी लेना जरूरी है ना। तो रिसीव साइड बोथ आर रिक्वायर्ड टू स्टडी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। बजट कैसे होता है, प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है, और बजट में क्या क्या टारगेट रखता है गवर्नमेंट, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है, पढ़ाई डॉक्यूमेंट्स में बाद में आ रहा हूं मैं। तो इसमें बजट चाहिए, पब्लिक फाइनेंस। फिर देखो, ये हो गया यूनिट 1 मेंस का। अभी यूनिट 2 इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, जब तक मेंस का सिलेबस नहीं देखता है ना बच्चे, तब तक इंटरेस्ट नहीं बनता। प्रीलिम का सिलेबस कहाँ समझेगा? इशू अराइजिंग फ्रॉम इट एंड issues arising from it, issue arising from it. What is inclusive growth? अगर हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ का बात करें, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, so what we simply understand by the term inclusive growth, क्या समझ में? ग्रोथ मीन्स सबका ग्रोथ। ग्रोथ, when we talk about growth, growth means this growth, the growth which can percolate each and every person of our society is called inclusive growth. अभी इससे हम लोग को क्या पता चलता है? अभी देखो जीडीपी बढ़ गया, से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, क्या रेट से? समझ लो 11% से ग्रोथ ले रहा है सब कुछ। लेकिन ये ग्रोथ एट फ्यू हैंड्स, इट मीन्स समझ लो 80% ऑफ द टोटल जीडीपी और 80% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ आवर कंट्री concentrated at 20% populations. Rest 20% income goes to 80% populations. What does it imply? 80% इनकम आय जीडीपी का किसका पास जा रहा है? 20% पॉपुलेशन के पास सिर्फ जा रहा है, बाकी 20% इनकम जा रहा है 80% पॉपुलेशन के पास। तो ये सिचुएशन क्या इंडिकेट करता है? डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी इन इनकम, है ना। तो इनइक्वालिटी आ गया, किसमें आ गया? यस, क्या चीज? इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी। तो फिर इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं जीडीपी अगर बढ़ गया तो सब ठीक ठाक चल रहा है? अभी जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन किसके लिए? धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, सबके लिए तो नहीं बढ़ रहा है। तो इंडिया का चैलेंज क्या है? ये चैलेंज है। पॉलिसी मेकर तुम लोग बनोगे, क्या काम करोगे? ये काम करोगे, इसको ये काम करना है। समझो ये क्या चीज है? ये इनइक्वालिटी इनकम है। दैट मीन्स रिलेटिव पॉवर्टी। There are two types of poverty, absolute poverty and relative poverty. This is relative poverty. तो ये अगर रहेगा
तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं रहेगा। तो मतलब क्या है? सो इन ऑर्डर टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ of a country and economy, we first need to focus to distribute the income equally, equitable distribution of income. This is the foremost criteria that the economy must be achieved in order to get inclusive growth in our society. देखो किसके रिलेट क्वेश्चन को आंसरिंग स्ट्रक्चर कैसे करना है। अभी तुम्हें ये सब हिस्ट्री लिख, हाँ इंक्लूसिव ग्रोथ ये पापोगा ने मार्क्स नहीं देगा। तुमको पूछेगा, अगर पूछेगा हाउ कैन वी अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ इन आवर सोसाइटी, डिस्कस, वो सब देखने से कुछ काम नहीं होता। दैट मीन्स हम लोग को रिलेटिव पॉवर्टी को हटाना है, उसका साथ एब्सोल्यूट पॉवर्टी को भी हटाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ मिलेगा। इसलिए यहां पर सिलेबस में है क्या, इसमें है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज, कहां से, अराइजिंग फ्रॉम इट। सिलेबस पढ़ो पहले, इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है ना हो सोसाइटी में, तो क्या हो सकता है, इश्यूज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मोदी? अगर सोसाइटी में समझ लो इंक्लूसिव ग्रोथ है नहीं या अनइक्वल इनइक्वलिटी, तो फिर क्या हो सकता है? हाँ, तो फिर सोसाइटी में क्या होने का चांसेस है? गरीबी तो होगा, उसके वजह से क्या पैदा होगा, और क्या, नक्सल, मार्क्सिस्ट, हाँ, फ्रीडम कम्स थ्रू बैरल ऑफ गन, फ्रीडम आता है कि बैरल गन बैरल से आता है, ऐसे बोलेगा, ये सब स्लोगन बनेगा। तो दो चार आदमी जो अच्छा बन के बैठा है ना सोसाइटी में, इसको भी अच्छे रहने नहीं देगा। अभी हम लोग इतना सब आदमी है, हम खाना खाया आराम से हो, बाकी तुम लोग सब भूखा आया, तुम लोग तो हमको खा डालेगा, 2 दिन पैशनेट रहेगा, 3rd डे तो हमको पकड़ के खा देगा सब मिलजुल के, है पॉसिबल। इसीलिए सोसाइटी में कोई 2-4 आदमी अच्छा नहीं रह सकता, हर एक को लेकर, सबको लेके अच्छा बनना पड़ता है, जिसका कहता है इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो सिलेबस क्या है, सिलेबस समझो पहले, सिलेबस कोर्स हो जाएगा, नोट्स पढ़ लोगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सिलेबस अगर नहीं समझोगी ना, कुछ भी नहीं होता। तो इससे प्रॉब्लम क्या निकलता है, जो बोला है, टेरराइजिंग, टेररिस्ट होगा, डिस्टर्बेंस होगा, फिर इकोनॉमी को डिस्टर्बेंस करेगा, एबनॉर्मल सिचुएशन ले आएगा सोसाइटी में, हाँ, गवर्नमेंट को हिला देगा। जैसे नाइजीरिया में जो हुआ, नाइजीरिया तो डेंजरस है, जहाज को लूट लेता है, क्या नहीं लूटता है वो, नाइजीरिया नहीं, जहाज को भी लूट लेता है। सो इसे रिलेट करता है। तो इसलिए हम लोग का इंक्लूसिव ग्रोथ यहां पर पढ़ेंगे ना, जब हम लोग प्रीलिम के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, उसके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को हम लोग कवर करेंगे। मतलब मेन पढ़ना मतलब तुम्हारे प्रीलिम के लिए भी क्लियर हुआ। अभी यहाँ पर तुमको बहुत क्वेश्चन को रिलेट कर सकता है प्रीलिम के लिए। देखो इंक्लूसिव ग्रोथ कंसेप्ट इंडिया में कब आया, कौन सा प्लानिंग में आया, कौन सा 5 ईयर प्लानिंग में बेसिकली मैक्सिमम एम्फेसाइज किया। Such type of questions are supposed to be asked, है ना, पूछ सकता है। जे कौन सा प्लानिंग में इंक्लूसिव ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया, तब यह हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, जब प्लानिंग चैप्टर पढ़ेंगे, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कौन प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ को ऊपर ज्यादा फोकस किया है। देखो
हर एक चीज को साथ में रिलेट करना सीखो, रिलेट करना सीखो। ऐसा नहीं है यहाँ पर तुम पॉलिटी पढ़ोगी, पॉलिटी के साथ इकोनॉमी का कनेक्ट नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबका साथ सबका कनेक्ट, जितना कनेक्टिविटी बनाओगी ना उतना तुम्हारा नॉलेज इनहेंस होगा। ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी का कनेक्टिविटी बनाओ, अच्छा कनेक्टिविटी बनाओ। हिस्ट्री का कनेक्टिविटी बनाओ। जब ब्रिटिश, ये लोग जब इकोनॉमी पढ़ोगे, ब्रिटिश का इकोनॉमी क्या था, लैंड रिफॉर्म्स कैसा था, ये सब पढ़ना चाहिए। स्टाइल ऐसा है, पढ़ने का स्टाइल ऐसा होता है, और ऐसे ही नॉलेज हम लोग ग्रो करते हैं। और क्या करना चाहिए, और एक चीज धीरे धीरे हम स्टार्ट करा देंगे सबको, जो लोग नया आ रहा है, ट्राई करो डेली 1 और 2, अभी नहीं, अभी तुम लोग को अभी मत शुरू करो, हाँ मैं बताऊंगा। 1 और 2 क्वेश्चन डेली लिखा करना, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स डेली लिखा करो, सर का साथ चेक करा के जाओ। देखना इतना, ये जिंदगी तुमको बनाएगा एक दिन, इतना बनाएगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। डेली लिखो, इंडिया इकोनॉमी का ऊपर लिखो, GS1 का ऊपर लिखो, GS3 का पेपर लिखो। तुम्हारा साथ PhD बैठ के लिखेगा एग्जाम, वो देखते रह जाएगा ऐसा करके, ये क्या हो, इसने क्या लिख दिया, वो PhD कर रहा है, उसको दिमाग नहीं चलेगा कि कैसा लिखेगा। लेकिन तुम शुरू, यहाँ पर तुम देखना, ये हम, मेरा स्टूडेंट था ब्रूहित, ब्रूहित जब एग्जाम दे रहा था ना, वो मेरे पास PhD, उसको हम, जब वो नेट कर रहा था, नेट से इसको हम प्रिपरेशन करा रहा था, ब्रूहित आया मेरे पास, जो सर PhD कंप्लीट करके करो, तब उसको मेंस आ गया था। हम बोला देखो PhD का चक्कर में रहोगे तो मेंस क्लियर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, पहले सोचो क्या करोगे। वो बोला नहीं सर, तो फिर मेंस ही लिखोगे, सो होगा, तुम PhD को बाय बाय करो। उस साल निकल गया। चीज क्या होता है देखो, ये जो एग्जाम है ना, यहाँ ये एग्जाम के लिए पढ़ने का स्टाइल होता है, खूब प्रोफेशनलिज्म लाना। हम लोग का जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ा के ना, हम लोग को एक्चुअली आदत खराब करता है। कॉलेज वाला आदत खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये लाइफ लेके खेलता है बच्चे का। हम जहाँ जहाँ कॉलेज में जाता हूँ मैं तो बकता हूँ ठीक से, टीचर बैठ के ऐसे ऐसे सुनता है। लाइफ खाने के लिए लोग बैठा है और कुछ नहीं है लोग का काम, लाइफ बर्बाद करके सुरेगा। तो जितना ज्यादा टाइम कॉलेज कैंपस में रहोगे ना, उतना ही बर्बादी है, उतना ही बर्बादी है। 6 सेमेस्टर का तो बाद कॉलेज बाय बाय, हम गया, बाय बाय करना चाहिए। लेकिन हम लोग का स्टेट का बच्चे क्या होता है, उल्टा हो जाता है, एक कॉलेज में लिपट के रहता है। कॉलेज में सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन तुम यूपी बिहार में जाना, वो हो सके तो, मेरा तो ऐसा भी स्टूडेंट था तो कॉरेस्पॉन्डेंस में BA करके आज IRS बन के बैठा है, धनबाद में है वो, बोला था तो कॉरेस्पॉन्डेंस में BA किया था, उसको कौन रुक सका। कौन आया था PhD वाला, जब भाई तुम IRS नहीं बन पाओगी, मैं बनूंगा, दिखाओ उनको। वो दिमाग चलाया। हम लोग को बच्चे को पूछने से, तुम BA क्यों पढ़ रहा है, सर BA पास करने के लिए, MA पढ़ेंगे। बिहार का बच्चे को अगर बोलेंगे तो BA क्यों पढ़ रहा है, IAS बनने के लिए। बिहार का बच्चे का अगर पूछा जाए ये BA क्यों पढ़ रहा है, IAS बनने के लिए। हम लोग का बच्चे को BA क्यों, MA करेंगे, उसको पता ही नहीं है। वो समझता है MA करने से उसको घर में आके नौकरी देगा, उसको IAS बना देगा उसको, वो उसका माइंडसेट इसे बना है। इनमेच्योर, दे आर वेरी इनमेच्योर। कॉलेज में जाऊं तो मैं मुख खुलूं, सब टीचर इधर उधर हो जाता है, पढ़ाता भी वैसा ही है, अनप्रोडक्टिव, कोई ओरिएंटेशन नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं है। एग्जाम है कहीं पे पढ़ा रहा है, कहीं पे सिलेबस है, कहीं पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसका अपना डोमेन में तो है,
कमांड, लेकिन उसका सामने जो बैठा है ना उसका ऊपर कमांड नहीं है ये लोग का। ऐसे ही होता है ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, ज्यादातर ऐसा होता है। ये लोग सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चर कर सकता है और कुछ नहीं बना सकते सोसाइटी में। दे कैन प्रोड्यूस ओनली द नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। हो ही नहीं सकेगा, से हो ही नहीं सकता। और नहीं तो कॉरपोरेट का गुलाम बनाएगा। हाँ, सुबह जाएगा शाम को आएगा, कॉरपोरेट का गुलाम बनेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। जो आईएएस बनेगा ना उसका माइंडसेट कुछ अलग ही रहता है। उसका पहले से माइंडसेट, मैं तो पॉलिसी मेकर बनूंगा भाई, मैं कोई जॉब नहीं करूंगा, मैं ऑफिसर ही बनूंगा। और उसका माइंड ही बन जाता है, वो पहले से वो उसका माइंड ही वैसा रहता है कि मैं ऑफिसर ही बनूंगा, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है। स्टाइल, अपना खुद का स्टाइल क्या है, हम लोग को चेंज भी करना चाहिए। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं। दिल्ली क्या था वो जगह का नाम, मुखर्जी ने है, वो यूनिवर्सिटी जैनू में नहीं गया, जमिया मिलिया, वहाँ पर मैं क्लास करने गया। एक साथ में क्लास करता हूँ मैं 20 डेज, कभी कभी 30 डेज, 35 डेज। मैं लास्ट बार मैं 35 डेज क्लास किया, रेगुलर 4.5 आवर्स, कभी कभी ये 5 आवर्स भी हो जाता है। मैं तो कभी 7-8 घंटा भी क्लास कर लेता हूँ, बीच में दूध एक बार ब्रेक। 35 डेज मेरा बैच में है, 35 डेज में 48 बच्चे का में एक बच्चे को भी मैं एब्सेंट नहीं मिला कभी। तो हम समझ गए यहाँ पर माल बैठा हुआ है, जो है ना सब माल ही है। 48 डेज में एक बच्चे को भी एब्सेंट नहीं देखा मैं। ऑनलाइन का भी फैसिलिटी नहीं है, पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ज्यादातर बच्चे कहाँ का था पता है? यूपी, बिहार, एमपी, साउथ। दो चार था हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का, मणिपुर का था, 2 बच्चे मिला था हमको मणिपुर का, 2 लड़की। देता है बाहर भी, रिजर्वेशन भी है ना, वो लोग का स्कॉलरशिप वो मिलता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलता है। और बाहर का जो आता है, जैसे सृष्टि था ना, श्रुति देशमुख, उसको भी तो मैं पहचानता नहीं था क्लास। हाँ, मैं क्लास किया था लेकिन पहचानता नहीं था। पहचान इसलिए किसी को फटाक से जस्टिफाई नहीं कर पाता, करना भी नहीं चाहिए। वो तो पीछे बैठता था ना क्लास के। हाँ हाँ, किसका? नहीं, सुस्ती देशमुख को तो मेरा क्लास में भी था, जेएस का क्लास में, लेकिन तब उसका वो शायद उसका उस टाइम उसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है मेरे ख्याल से। सृष्टि तो इसमें से है ना, हाँ, वही से निकला है, फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन वही से किया। ऐसे ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेनेंसी। ये टेनेंसी रहना पड़ता है बहुत। देखो यहाँ पर ऐसा है, कंसिस्टेंसी का बहुत जरूरी है। ये फीचर्स तुम्हारे कैरेक्टर में रहना ही होगा, कंसिस्टेंसी, हिलना नहीं, डिमोटिवेट भी नहीं। मोटिवेट बाहर से, मोटिवेशन से कुछ कम नहीं होता, अंदर में जलवा होना होगा। हाँ, स्पार्किंग अंदर में होते रहेगा। हमको तो ये करना, ये कंसिस्टेंसी चाहिए, बिना कंसिस्टेंसी से नहीं होता है। जो भी हो, ग्रोथ। इसके बाद जो आ रहा है यूनिट 3 मेंस का, यूनिट 3 सिर्फ है गवर्नमेंट बजटिंग, सिर्फ गवर्नमेंट बजटिंग है।
है ना, गवर्नमेंट। मतलब वो जो प्रीलिम में लिखा था पब्लिक फाइनेंस बजटिंग, वो जो नॉलेज रहेगा। अभी तुम बोलो देखो बजट तुम प्रीलिम के लिए पढ़ो मेंस के लिए पढ़ो, कोई बात नहीं, एक ही है, दोनों जगह पे चाहिए। प्रीलिम के लिए क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो बजट कैसा होता है, बजट का इंपैक्ट क्या है, अभी अभी थोड़ा बोल के भी आया मैं, थोड़ा कंसेप्ट है कि बजट के साथ हमारा कंट्री का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे रिलेट करता है, एज वेल एज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है। तो हर एक एंगल को जस्टिफाई करना है, समझना है, हर एक क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन बन सकता है उसका ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। गवर्नमेंट बजट का ऊपर क्या, ये ऐसा है क्या लास्ट 2-3 इयर्स में ऐसा कुछ गवर्नमेंट बजट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेंस में पूछा गया, तुम देखो रिसर्च करो। प्रीलिम में बजट पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आया देखो, अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा करो। इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर लास्ट एटलीस्ट 4 to 5 इयर्स क्वेश्चन एज वेल एज मेंस हमेशा रखना। मेरा क्लास में तो आने से वो क्वेश्चन पेपर लाना है, मैं कब किसका क्वेश्चन का साथ रिलेट करूंगा, रेफरेंस लूंगा, साथ में अगर वो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा ना, साथ साथ क्लिक कर देगा तुम्हारा ब्रेन। और यह आदत एक बार बन जाएगा ना, लाइफ बन गया, यह आदत बनाओ। अगेन एंड अगेन रेफर टू द क्वेश्चन पेपर, अगेन एंड अगेन रेफर टू सिलेबस, ये आदत बन जाएगा। तुम्हारा घर में पढ़ाई टेबल में सिलेबस है, तुम कुछ खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, तो थोड़ा देखता हूँ क्या है सिलेबस, आदत करो। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया तो कहां से आया, कौन सा एरिया से ये आया, ट्रेस करो। अच्छा ये क्वेश्चन आया मेंस में, मतलब कौन सा यूनिट से इसको रिलेट किया जा सकता है। देखो मैं जो जो बोल रहा हूं हर एक चीज को पूरा ध्यान दे के सुनना और वो इम्प्लीमेंट करो। या अगर अच्छा ये क्वेश्चन पूछा कौन सा यूनिट से आ सकता है ये क्वेश्चन, तुम रिसर्च करो, खुद रिसर्च करो, किसी को नहीं चाहिए। बाकी यहां पर तो कॉन्सेप्ट बनेगा। वो ये क्वेश्चन आया, ये तो सारा गवर्नमेंट बजट के साथ रिलेट हो रहा है ये क्वेश्चन, इसीलिए तुमको चाहिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 5 इयर्स का, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ये कभी मीन्स कभी बना लो, फाइल बना लो, उसका साथ रहेगा सिलेबस। अभी ये तो हम लोग समझ रहे हैं सिलेबस, ये सिलेबस का सेशन हो रहा है, लेकिन सिलेबस का हार्ड कभी भी तुम्हारा बैग में होना चाहिए। ये हम लोग का क्या देगा, हम लोग का रूट मैप देगा, हाँ सबका, मतलब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, सब रखना चाहिए। सिलेबस बिना बैठने ही नहीं चाहिए क्लास में। जो भी टीचर पढ़ाएगा सिलेबस में पढ़ाना है, क्यों टाइम खराब करेगा। एक एक टाइम का बहुत वैल्यू होता है। हमारे बच्चा आने के बाद हम इतना मैच्योर्ड बना देता हूं ना, मैं इतना पॉलिश्ड बना देता हूं, सच बताओ तो कोई फैकल्टी इधर से उधर भी नहीं कर सकता है। 3-4 महीने में बहुत पॉलिश हो जाता है। फैकल्टी हमारे यहाँ पर ऐसा भी है, लास्ट में फैकल्टी सोचता है कि यहाँ पर बहुत मैच्योर्ड बच्चा है, हम लोग मैच्योर्ड बना ही लेता हूँ मैं तो 2-4-5 क्लास से वो लोग को पॉलिश मार के ठीक बना देता हूँ। तब तो सिलेबस, तुम लोग को अगर सिलेबस नहीं बनोगे तो तुमको प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा ना। हमको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तुमको प्रोडक्टिविटी मिले। मेरा टारगेट कुछ नहीं है, मेरा टारगेट एक ही है, तुम्हारा रिजल्ट मेरा करियर, सिंपल सी फंडा। यहाँ पर मैं टाइम बर्बाद करने के लिए किसको नहीं बुलाऊंगा और आना भी नहीं चाहिए। एक एक मिनट का वैल्यू होता है, इतना जाम फाड़ के आता है यहाँ पर, तो इसीलिए खूब प्रोडक्टिव होना चाहिए। एवरी सेशंस शुड बी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये गवर्नमेंट बजट जिसके लिए हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, वहीं पे समझेंगे बजट क्या है, इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, बजट डिफिसिट कैसा होता है,
डिफिसिट होने से इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आता है ये भी तो जानना है ना। अभी ऐसा हो सकता है, देखो ये क्या हालत में सरप्लस बजट प्रैक्टिस करना चाहिए गवर्नमेंट। सिंपल, मैं एक बात बताता हूं, ये ऐसा गवर्नमेंट बेसिकली हर एक प्रकार का बजट बनाता है, एक डिफिसिट बजट बना लेता है। जैसे हम लोग का इंडिया गवर्नमेंट बेसिकली प्रैक्टिस डिफिसिट बजट because the government of India is a welfare government and government has a lot of tasks are to be done immediately. Is not it? Kuri bolegi. So government basically undertake various developmental tasks such as route constructions, IIT, medical, everything, AIMS. So government need fund. So that is why government practice deficit budget. Expenditure becomes more than receipt. This is called deficit budget. So this deficit budget, surplus budget, it may be surplus budget also. Surplus budget. That means receipt is exceeds over expenditures. What the government collected in the form of taxes is higher than expenditures. ये हो जाता है सरप्लस। अभी एक चीज सिंपल सी बात, तो सरप्लस बजट गवर्नमेंट एक्चुअली कौन सा हालत में, कौन सा सिचुएशन में लेना चाहिए? देखो हम लोग का सिंपल सी फंडा है, ये जो सरप्लस बजट है, जब इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन में गुजरता है, गवर्नमेंट शुड प्रैक्टिस द सरप्लस बजट, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है लेस देन रिसिप्ट, है ना। गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा हमसे टैक्स का रूप में, लेकिन हमारा ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड कम कर रहा है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अरेस्टिंग द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ masses in order to check inflation rate, है ना। So government should practice surplus budget when the economy is suffering hyperinflation. But one thing more here, when economy goes through the recession, जैसे कोविड लॉकडाउन का बाद क्या हुआ था, इकोनॉमी रिसेशन में आ गया था। ये सिचुएशन में तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। ज्यादा स्पेंडिंग करने से क्या होगा, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा आदमी का, पब्लिक का, तो वो कुछ परचेज करेगा। परचेज जब कर सकेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी, प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस कर सकेगा। अगर प्रोड्यूस कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सिंपल फंडा। तो गवर्नमेंट अगर, इकोनॉमी अगर रिसेशन में है, तब जाके डिफिसिट बजट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, रिसेशन का टाइम में, है ना। वो सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में बेसिकली आदमी का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा सकेगा, तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये जो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट, इंडियन ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट डिस्कस। देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ग्रोथ अगर है तो एम्प्लॉयमेंट भी तो होना चाहिए। लॉजिकली प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड यार। सो ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है। अगर इकोनॉमी बढ़ गया तो एम्प्लॉयमेंट तो होना चाहिए ना, लेकिन इकोनॉमी बढ़ा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी रिसेशन में रहता है तो ग्रोथ भी डाउन रहता है, एम्प्लॉयमेंट भी डाउन रहता है। ये रिसेशन से उभरने के लिए
In order to overcome from this recession, government should practice deficit budget in such a way that purchasing capacity of the society masses will increase. बढ़ सकता है, बढ़ने से आदमी परचेस करेगा, स्पेंड करेगा, उससे जाके प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. दिस इज द सिंपल इकोनॉमी. जैसे कोविड लॉकडाउन के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का पैकेज निर्मला सीतारामन ने लॉन्च किया था इकोनॉमी को सेव करने के लिए. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया था आदमी को थोड़ा बहुत, in such a way that people can purchase goods and services from market. लेकिन ये जो डिफिसिट बजट बनता है इन जनरली, ये अगर इन्फ्लेशन में अगर प्रैक्टिस किया जाए तो इन्फ्लेशन की और ज्यादा फ्यूल है मिलेगा, है ना. लेकिन अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी सच एज इंडिया, ये प्रॉब्लम सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम नहीं है. एक तो प्रॉब्लम है रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये दोनों रहता है. रिसेशन से आता है अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात प्रेशर भी है, शुगर भी है. एंड दिस सिचुएशन इज बेसिकली कॉल्ड स्टेग्नेशन. Stag comes from stagnant, fashion comes from inflation. Stagflation. This term is simply written like this: stagflation. Stag comes from stagnant. Stagnant means unemployment. ये जो स्टेगनेंट आया अनएम्प्लॉयमेंट को दिखा रहा है. इकोनॉमिक दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग विथ इन्फ्लेशन. अरे भाई नौकरी नहीं, काम बंद नहीं, और चीजों का दाम भी ज्यादा है. ये डुअल प्रॉब्लम फेस करता है डेवलपिंग इकोनॉमी. लेकिन एडवांस इकोनॉमी इसमें से कोई एक ही प्रॉब्लम फेस करता है एक टाइम पे. यूएसए में एक ही बार हुआ था स्टैगफ्लेशन, इसके बाद और नहीं हुआ. लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया फेसेस डुअल इशू, डुअल प्रॉब्लम्स, स्टैगफ्लेशन. बट बेसिकली एडवांस कंट्री फेसेस वन issue, one problem at a one time. कोई एक, या तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इन्फ्लेशन सही चल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर ठीक है तो क्या करेगा अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट, ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेगा. प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन है नहीं, झेल सकेगा इकोनॉमी. हाँ देखो, इधर अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या करेगा, यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं. मैं बोला एडवांस कंट्री में कोई एक प्रॉब्लम होता है एक टाइम पे, दो प्रॉब्लम एक टाइम में नहीं होता है. लेकिन ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया फेसेस डुअल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इन्फ्लेशन भी है. समझ गया? This is the stagflation. ये सिलेबस बढ़िया से लिखना. हाँ सिलेबस, ये इधर हम मेंस, इधर हम चैप्टर एक एक करके लिखाते जाऊंगा प्रीलिम के लिए. ठीक है. पॉलिटी क्या पढ़ रहा है सर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. এবার তোমালোকৰ তোমাক लिपिका तुम हमको थोड़ा बोलो, तुम्हें कोआ
का स्टार्टिंग चलेगा वो बेसिक। हाँ बेसिक स्ट्रक्चर हुआ तुम्हारा उसी बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारा तो वन आरु क्वालिटी হইছে क्वालिटी আৰু নালাগে এখিনি হইছে ইমার্জেন্সি হইছে প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্ট বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঠিকে আছে হ'ব টাইম পাব বহুত টাইম আছে ডিচেম্বৰৰ আগত নিদিয়ে डिसम्बर ठीक है और किताब एनसीईआरटी लेना फिर मैं सोर्स बोलूंगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या फॉलो करना है क्या डॉक्यूमेंट्स फॉलो करना है सिर्फ